स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। मध्य प्रदेश में आखिरकार बीजेपी ने अपने टॉप गन यानी कि यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और इसके अलावा कई सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। 7 सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर इसके क्या है मायने? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव में डर गई है? क्या बीजेपी चुनाव हारने वाली है या फिर बीजेपी हार को जीत में तब्दील करना चाहती है? तो क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, क्यों बीजेपी ने ऐसा किया, क्यों कर्नाटक से अलग अपनी रणनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी बना रही है? तो इसके पीछे के मायने क्या हैं, हम समझेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में उतारा है उसके मायने क्या हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि 5 बार के लोकसभा सांसद हैं और अपने इलाके के और खास करके मध्य प्रदेश के बड़े ओबीसी लीडर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार के सांसद हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। कुलस्ते तो यहाँ तक कि 1990 के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि 30 सालों के बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वापस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। वैसे ही राकेश सिंह जो पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, गणेश सिंह, ये सारे 4 टाइम के सांसद हैं जो मध्य प्रदेश से चुनकर केंद्र की राजनीति में आते हैं। तो केंद्र की राजनीति के नेताओं को जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली की राजनीति में रचे बसे हैं, उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारने के पीछे क्या है बीजेपी की गणित? क्या बीजेपी चुनाव में डर रही है? क्या बीजेपी के जो इंटरनल फीडबैक हैं वो लगातार उसके पक्ष में, रुझान जो है उसके पक्ष में दिखा रहे हैं? तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? तो मैं आपको 3 ऐसे कारण गिनाता हूं, यानी कि 3 फैक्टर, जो 3 ऐसे कारण हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों अपने टॉप गन नेताओं को उन्होंने चुनाव में उतारा है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एंटी इनकम्बेंसी को पाटना। एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के पीछे की क्या कहानी है? मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी या किस्सा सुनाता हूं। वाजपेयी से एक सांसद मिलने गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वो 2 बार के सांसद थे, तीसरी बार उन्हें टिकट मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी से वो आशीर्वाद चाहते थे। वाजपेयी ने उन्हें कहानी सुनाई। वाजपेयी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो पॉलिटिक्स में आता है, जिसे टिकट मिलता है, वो पहली बार जो चुनाव जीतता है वो अपने नाम और पार्टी के नाम पर जीतता है। दूसरी बार वो चुनाव जो जीतता है वो अपने काम के आधार पर जीतता है, यानी कि अगर उसने पहले टर्म में काम किया हो तो जनता उसे वोट देती है। तीसरी बार वो जीतता है वो अपने नाम, अपने काम और साथ ही जो कार्यकर्ताओं का समर्थन है उसकी बदौलत जीतता है। चौथी बार बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चौथी बार में तीसरी बार तक आते आते जो कार्यकर्ता हैं उसके इलाके में वो ढेर सारे कंटेंडर हो जाते हैं चुनाव लड़ने के। वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी टिकट मिले, और वैसी स्थिति में अगर कैंडिडेट ने अपने जनता का, अपने कार्यकर्ताओं को ठीक से साधा नहीं हो तो उसके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये बात शिवराज सिंह चौहान के लिए सटीक बैठती है। वो किस तरह से? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जब उन्होंने पहली बार 2005 में सत्ता संभाली, उसके बाद से वो लगातार कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ अगर 1.5 साल के शासनकाल को छोड़ दिया जाए, जो कमलनाथ का शासनकाल था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सत्ता में पिछले 18 सालों से हैं। और ये जब कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता लगातार शासन में रहता है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, एक फटीग फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जनता उसी के चेहरे को देखते देखते जो शासन का स्टाइल होता है, जो गवर्नेंस की स्टाइल होती है, उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है। तो पहला जो फैक्टर है कि बीजेपी को उस एंटी इनकम्बेंसी को, उस फटीग फैक्टर को दूर करना है। वो फटीग फैक्टर कैसे दूर होगा? वो तभी दूर होगा जबकि नए चेहरे लाए जाएं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के समानांतर उन्हें नए चेहरे उतारने पड़े हैं बीजेपी को, जो कि केंद्र की राजनीति में एस्टैब्लिश चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार में लगातार मंत्री हैं, इस समय कैंपेन कमेटी और जो कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी है मध्य प्रदेश, उसके प्रमुख भी हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर को जो ग्वालियर का इलाका है, जहां पे मुरैना का इलाका है, जहां पे उनका होल्ड है, उस इलाके में उतारना, एक नए चेहरे, एक नए चेहरे की जो सेंट्रल चेहरा है उसकी स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री कराना,
वापस, क्योंकि उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनाव जीतते थे और शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती हो या बाबूलाल गौर हो, इन सबकी कैबिनेट में वो मंत्री रहे थे। लेकिन 2009 के बाद वो लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर से उन्हें दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। उसी तरह से देखिए कि चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हों, जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, छठी बार के सांसद हैं, उनको फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भेजना। प्रहलाद पटेल जो एक समय में उमा भारती के काफी करीबी थे और जब उमा भारती ने अलग पार्टी बनाई थी बीजेपी से बगावत करके, तो उस पार्टी के सर्वेसर्वा थे। बाद में उनका उमा भारती से भी मोहभंग हो गया और फिर से वो बीजेपी में आ गए। बड़े ओबीसी लीडर हैं, उनकी फिर से स्टेट की पॉलिटिक्स में एंट्री कराना, उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेजना, वो सब उस एंटी इनकम्बेंसी फटीग फैक्टर को पाटने की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के भरोसे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, तो वो उसके पैरेलल, उसके समानांतर कई सारे चेहरों को खड़ा कर दे, जिससे कि जनता को लगे कि ये सारे चेहरे बीजेपी की पॉलिटिक्स में, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में आगे शिवराज सिंह चौहान की जगह लेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस समय बीजेपी अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा सकती, क्योंकि वो चुनाव इस समय शुरू हो चुका है और चीफ मिनिस्टर को चुनाव के अगर पहले हटाया जाता है तो वो एक तरह से सुसाइडल होगा। तो इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री से न हटाते हुए भी जनता को मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि ये सारे सीएम कंटेंडर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ये सारे जो चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, जो कैलाश विजयवर्गीय नेशनल पॉलिटिक्स में है, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पहले पश्चिम बंगाल के प्रभारी रह चुके हैं, कई सालों से उनके पास कोई प्रभार नहीं था, लेकिन चूंकि अमित शाह के खास हैं इसलिए उन्हें सेंट्रल टीम में बनाए रखा गया है, उन्हें फिर से इंदौर से उतारा गया है। तो यानी कि तीन सीएम कंटेंडर, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, ये जनता को मैसेज देने के लिए काफी है कि आप शिवराज के इतर भी देख सकते हैं और चुनाव के बाद बीजेपी इनमें से भी फैसला कर सकती है अगर एंटी इनकम्बेंसी हावी है तो। दूसरा जो फैक्टर है, क्यों बीजेपी ने इन चेहरों को, लोकसभा के 7 सांसदों को 39 सीटें जो घोषित हुई है उसमें उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप गुजरात का उदाहरण देखें, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था। गुजरात में जब विजय रूपानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी थी तो विजय रूपानी के कैबिनेट के सारे मंत्रियों को और खास करके मुख्यमंत्री को भी चुनाव से 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने बदल दिया था। यानी कि सारी कैबिनेट, सारे मिनिस्टर मुख्यमंत्री को रिप्लेस कर दिया गया था नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और नए मंत्रियों के सहारे। और उस अगले चुनाव में ये ज्यादातर जो एमएलए थे उनको टिकट भी नहीं मिला, विजय रूपानी को भी टिकट नहीं मिला। अब ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी गुजरात में एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो चुनाव के 1 साल पहले किया था, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए, क्या वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का उनके पास विंडो है? क्या ऐसी गुंजाइश है कि वो शिवराज कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को ड्रॉप करें और उनकी जगह नए चेहरे को टिकट दें, जिससे कि एक तरह से पूरी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए और नए चेहरे, नए नारे के साथ चुनाव में लड़ा जाए। तीसरा जो फैक्टर है कि बीजेपी क्यों एक मध्य प्रदेश में नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो सेंटर की राजनीति के जो चेहरे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो सांसद हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतारा है, वो इसलिए उसका तीसरा जो फैक्टर है वो मैसेज देने के लिए है कि सिर्फ आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर न रहें। जिस तरह से गुजरात के विधानसभा चुनाव से लेकर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देखा कि अगर सिर्फ गुजरात को छोड़ दिया जाए तो कर्नाटक के चुनाव और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर था वो उस तरह से काम नहीं किया। वहाँ की जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, वहाँ के जो लोकल चेहरे थे, उन्होंने उस इलेक्शन में डोमिनेट किया। चाहे वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव ले लें, जहां पर बोम्मई के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, येदियुरप्पा को हटा दिया गया था, जनता ने, लिंगायतों ने येदियुरप्पा के हटाने का बदला लिया और बोम्मई के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका भी जनता ने चूक कर बदला लिया। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव में काफ़ी कैंपेन किया, रोड शो किए, लेकिन जनता ने स्थानीय निकाय को नहीं बख्शा। उसी तरह से हिमाचल के चुनाव में जहां पर प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद भी जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इस बार बीजेपी ने कहा कि भाई आप सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास न करें, जितने भी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी छत्रप हैं, जितने भी चेहरे हैं, वो सब मैदान में उतरें
और वो इस चुनाव को जिताएं। अगर आप देखेंगे मालवा के रीजन से लेकर जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का होल्ड है, महाकौशल प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर तमाम फग्गन सिंह कुलस्ते और ग्वालियर का रीजन जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर का जो गढ़ है या ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, इन सब चेहरों को एक तरह से चुनाव में उतारा गया है। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दें तो ये जो 7 लोकसभा के सांसद हैं, तो तीनों पॉकेट जो हैं मालवा, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल का जो इलाका है, यहां पर बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि वहां के जो छत्रप हैं उनको उतारा गया है ताकि वो अपनी सीटों पर, क्योंकि जो 39 सीटें हैं ये सारी हारी हुई सीटें हैं, इसमें से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास में थी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास में थी। तो बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बीजेपी को गेन करने के लिए है। यानी कि अगर 7 लोकसभा सांसदों को उतारा गया तो 7 बीजेपी सीटें इस तरह से अपनी बढ़ा सकती है, उसमें इजाफा कर सकती है। साथ ही जो अपने अपने पॉकेट्स में ये बड़े नेता हैं वो बाकी की सीटों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस तरह से बीजेपी जो कांग्रेस के समानांतर मध्य प्रदेश में बड़ी नेक टू नेक फाइट में है और बहुत ही कांटे की टक्कर में है, वहां पर वोटों का जो परसेंटेज है, जो बीजेपी का जो इंटरनल फीडबैक सर्वे है वो मात्र 1% का है। यानी कि बीजेपी 1% वोट शेयर से पीछे है, कांग्रेस 1% वोट शेयर से आगे है। यानी कि कांग्रेस की इस समय बढ़त है, बीजेपी को उस बढ़त को रोकना है और इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि सारे जो बड़े चेहरे हैं उनको मध्य प्रदेश की स्थानीय विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।